નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું મેહુલ ઝાલા। કોરોનાનો કપરો કાળ ફરી એકવાર મોઢું ફાડીને ઊભો છે। રાજ્ય સરકારે નવી નવી ગાઈડલાઈન આપી છે। બીમારીમાં વધારો થવા લાગ્યો છે। ચોક્કસ એમ કહી શકાય કે કોરોનાનું સંક્રમણ વધ્યું છે અને સાથોસાથ ટેસ્ટિંગ પણ વધ્યા છે। કોરોનાની વેક્સિન પણ આવી ગઈ છે। કોરોના વોરિયર્સને પહેલા તબક્કામાં વેક્સિન અપાઈ ચૂકી છે અને ત્યારબાદ હવે 45 અથવા એથી વધુ વર્ષની વયના લોકો પણ વેક્સિન લેવા લાગ્યા છે। દર્શક મિત્રો, ઘણી બધી એવી સમસ્યાઓ હોય છે કે કોરોના કાળમાં તમે તમારા તબીબ પાસે જાઓ, લાંબી ક્યુમાં તમારે ઊભું રહેવું પડે, તમારે નિદાન કરાવવું હોય, તમને પેટની સમસ્યા હોય, પેટને લગતા રોગ હોય, તમારા સ્વાદુપિંડમાં મુશ્કેલી હોય અથવા તમને અન્નનળીના કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો તમારે માટે ઓરિકા ન્યૂઝ લાવ્યું છે ડૉક્ટર તમારે દ્વાર। તમે ફોન કરી શકશો। તમે કોરોના સંક્રમણ વચ્ચે તમને થતી શારીરિક સમસ્યા કે મુશ્કેલી માટે ફોન કરી અને ડૉક્ટરનું માર્ગદર્શન લઈ શકો। એ હેતુથી ઓરિકા ન્યૂઝ આ કાર્યક્રમ લઈ આવ્યું છે। આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર જોય અબ્રાહમ। ડૉક્ટર સાહેબ, સ્વાગત છે આપનું ઓરિકા ન્યૂઝમાં। જે રીતે कोरोना संक्रमण વધ્યું છે, डॉक्टर जॉय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह की सावधानियाँ उन मरीजों को रखनी चाहिए कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते कि ताकि वो ज़्यादा अफेक्टेड भी ना हो और उनकी समस्याओं का निजात आए। जैसे पेट से जुड़ी कोई बीमारी है, अन्न नली से जुड़ी बीमारी है, किस तरह की सावधानियां मरीजों को बरतनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि जो कोविड की जो बेसिक स्ट्रेटजीज हैं वो हमेशा रहनी चाहिए, लाइक मास्क ऑन, देन सोशल डिस्टेंसिंग। ये सब चीज़ें हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉलो करना चाहिए। कोविड जैसे प्राइमरीली सांस या फेफड़ों को इफेक्ट करता है, उसी तरह से जो अन्न नली है या जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, वो एक दूसरा सिस्टम है जिसको कोविड अफेक्ट कर सकता है। मेजॉरिटी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपके फेफड़ों को अफेक्ट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को 25% केसेस में अफेक्ट हो सकता है। जैसे इसके प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, आपको डायरिया हो या पेट में दर्द हो, भूख ना लगे, ये सब थोड़े वेग सिम्टम्स हम कहते हैं, जिसका मतलब क्लियरली बीमारी क्या है पता ना चले, बट वेग कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कोरोना जीआई ट्रैक्ट में कर सकता है। अब जीआई ट्रैक्ट की बीमारियों से पीड़ित जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी जो क्रोनिक पेशेंट्स हम कहते हैं, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं वो लंबे टाइम से इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं, पेट की बीमारी, तो ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है। सो दे हैव टू बी मोर केयरफुल, मोर वॉचफुल। सो उनको स्पेशली ध्यान देना चाहिए। वन, दे शुड नॉट, दूसरे जो पॉजिटिव पेशेंट्स है या फिर उनके कांटेक्ट में ना आए, अवॉइड गैदरिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब सारी चीज़ें करनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम you should take care of your GI tract very well, which is your food, which is one of the best healer for your GI tract. आप food का ध्यान दीजिए, the food will take care of your GI tract. इसके अलावा कई सारी बीमारियां हैं, अगर लोकल एक एक ऑर्गन्स देखें, as the show progresses we will talk about those things as well. डॉक्टर जॉय, जब ऐसा महसूस होता है कि भूख नहीं लगती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, ऐसे मौके पर मरीज को क्या एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरह का फूड कंज्यूम करना चाहिए जिससे उनके पेट में जो गड़बड़ी है या उनको उनकी पाचन या चयापचय जो क्रिया होती है उसमें कोई दिक्कत आती हो, तो किस प्रकार का फूड आप सजेस्ट करेंगे ऐसे मरीजों को? सबसे पहले होता है, जब भी आपका जीआई सिस्टम इफेक्ट होता है, सबसे पहले उसका लोड कम करिए। इन द सेंस सिंपल फूड खाइए। सिंपल फूड का मतलब होता है प्रिडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट्स जो इजीली डाइजेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अब इट इज़ अ टर्म, बट आपके खाने में क्या होगा, सिंपल जो चावल होता है
रोटी होती है, ये सब चीज़ें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती है, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, इनका यूज़ करें। फिर देन दाल, खिचड़ी, ये सब चीज़ों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, ये स्टमक या पेट या जीआई सिस्टम के ऊपर बहुत हेवी नहीं होता है, आपकी डाइजेशन को और डाइजेशन में जो ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है उसको कम रखता है। और जैसे आप नॉर्मली फील करते हैं, आप अगर पनीर या ऐसी चीज़ खाएं उससे आपका पेट थोड़ा हैवी लगेगा, और आप सिंपल डाइट लें तो आपको हल्का लगेगा, डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा और आप यू विल बी एनर्जेटिक फास्टर। सो फर्स्ट इज कीप अ लाइट डाइट, सेकेंड इज अवॉइड लॉट ऑफ स्पाइसी ऑयली, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। वन थिंग मैं इस टाइम पे कहना चाहूँगा कि कीप फ्रेश फूड, जितना खा सके उतना अच्छा है, ताज़ा मतलब बनाएं खाएं, और पैकेट से निकली हुई चीज़ें, सिंपल एक टर्म आप अपने लाइफ में यूज़ कर लीजिए, स्टॉप ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम अ पैकेट। पैकेट के अंदर से जो चीज़ें आती है वो खाना बंद कर दीजिए, आपकी लाइफ की आधी बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। सी अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे, हमारी लाइफस्टाइल और ये सिटी पैटर्न एंड हमारा जॉब ऐसा होता है कि वी कैन नॉट, ये हम चीज़ें अवॉइड नहीं कर पाते। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके ईट फ्रेश फूड। सुबह घर से जब निकले तो अच्छा खासा हेल्दी खाना खा के निकले, फ्रेश फूड, फ्रेश नाइस, आपका गुजराती ब्रेकफास्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट। हैव नाइस फ्रूट्स, ठीक है, कुछ प्रोटीन ले लीजिए, हैव सम, इफ़ यू ईट एग्स ले लीजिए, या फिर कुछ प्रोटीन का सप्लीमेंट्स कुछ ले लीजिए। लंच के लिए आप तैयारी करिए, ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस में जाके कुछ भी नीचे से खा लूँगा, टिफ़िन, कैरी अ टिफ़िन। और इसके बीच में इंटरमिटेंट स्नैक्स में हैव सम फ्रूट्स और नट्स, ये सब चीज़ें खाते रहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका होम मेड फूड होगा तो आपको ये कोई चीज़ इफेक्ट ही नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, कैसे पता चलता है कि शरीर में कुछ अनईजीनेस फील होती है, खासकर पेट या स्टमक की बीमारियों के चलते? सिम्टम्स कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोविड के काल में लोग काढ़ा पीते हैं, उस तरह की दवाई पीते हैं, तो ऐसे में उनको कैसे पता चल जाएगा कि खुराक हजम नहीं हो रही है या भूख नहीं लगती है? तो शुरुआती जांच में वो कैसे फील करेगा कि मुझे कुछ अनईजीनेस फील हो रही है, या खाना सही तरीके से मैं खाता हूँ वो पचता नहीं है, या पेट में गड़बड़ हो जाती है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, आप कोविड के रिलेशन में कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जीआई ट्रैक्ट की, जैसे मैंने पहले कहा आपको, जीआई ट्रैक्ट के जो भी सिम्टम्स हैं सब वेग सिम्टम्स हैं। आप पिन पॉइंट करके बोल नहीं सकते कि ये आपको सिम्टम है तो ये कोविड हो सकता है, ठीक है। जैसे सारे बाकी सिस्टमिक फीचर्स भी ऐसे ही होते हैं, बाकी सारे, कोई भी वायरल फ्लू में आपको फीवर आता है, खांसी आती है, वैसे जीआई ट्रैक्ट में भी, जीआई ट्रैक्ट में मोस्ट कॉमन थिंग इज डायरिया, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कॉलोनिक सेल्स हैं जिसको ये वायरस उसके साथ जल्दी जुड़ जाता है, ठीक है, तो उससे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी चालू हो जाती है, तेज से बार बार जाना पड़े, स्टूल्स आपके पानी जैसे होने लगे। ये अराउंड 20-25% पेशेंट्स को, सारे कोरोना पेशेंट्स को लो तो 100 कोरोना के पेशेंट्स हैं तो लगभग 15-20-25 पेशेंट को ये सिम्टम्स होंगे ही। लेकिन ये सिम्टम है तो आपको कोरोना होना ज़रूरी है ऐसा बोलना नामुमकिन है। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल अनलेस यू टेस्ट इट। टेस्ट करिए, जैसे हम यूजुअली नेज़ल स्वैब लेते हैं, कई बीमारियां जिसमें स्टूल सैंपल्स भी आप करते हैं, स्टूल सैंपल्स में भी कोविड पॉजिटिव आता है। दीज आर ऑल रिसर्च बेस्ड, जो रिसर्च में होती है उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में कह रहा हूँ मैं। सो जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स के ऊपर से पिन पॉइंट करके बोलना मुश्किल है कि आपको कोरोना है या नहीं है। इट नीड्स अ टेस्ट, एन आरटी-पीसीआर, अ डेफिनेटिव एंटीजन टेस्ट इज नीडेड। डॉक्टर साहब, किस तरह से निजात पाया जा सकता है अगर कोरोना संक्रमित हैं और टेस्ट नहीं कराया है, पर फिर भी जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स में किसी को लगता है कि सही तरीके से सब कुछ नहीं चलता है, तो ऐसे मौके पर क्या फोकस करना चाहिए मरीज को टेस्ट करने से पहले? कि अपनी खाने की सिस्टम है या अपनी जो स्वाद पिंडों पर उनका जो असर पड़ता है, या जो दवाई कंज्यूम करते हैं उनका कुछ इफ़ेक्ट पड़ता होगा,
कभी ऐसा होता है कि दवाई ज़्यादा कंज्यूम करने या सिरप लेने से इसका असर सीधा भूख पर पड़ता है? ये आपने एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि दवाई का क्या असर होता है, और इसके पहले क्वेश्चन में भी आपने जस्ट ब्रीफली टच किया कि लोग काढ़ा पीते हैं। सी, मेरा एक सिंपल कहना है कि कोई भी चीज़, देयर इज़ अ सेइंग, अधिकम अमृतम विषम, मतलब अगर अमृत भी आप ज़्यादा पीते हैं तो वो विष हो सकता है। सो ये कोरोना के टाइम पे हमें कई सारे पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जिनको सिवियर एसिडिटी चालू हो गई है, मतलब छाती जलना, पेट में दर्द होना, पेट में जलना। नॉर्मल केसेस में इतनी नॉर्मल हमारी ओपीडी में इतने पेशेंट्स नहीं आते थे, मतलब कोरोना के बाद भी ये सिम्टम्स स्पेसिफिक या फिर फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल पे ये सिम्टम्स बढ़ गए। जैसे जैसे हम डेप्थ में इवैल्यूएट करते गए तो हमें पता चला कि ये कई सारा यहाँ से काढ़ा लाते हैं, फिर ये पीते हैं, फिर किसी ने कहा होगा कि हफ्ते में 1 बार ले लीजिए, वो दिन में 3 बार लेने लगे हैं। ऐसे ऐसे केसेस है जिसमें हमने एंडोस्कोपी करके पेट पूरा जला हुआ देखा है, छाले 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 पड़ गए। सो दीज आर ऑल वेरी स्ट्रेंज थिंग्स विच वी हैव फाउंड आउट ड्यूरिंग कोविड। So that answers your question, I believe. डॉक्टर जॉय, आयुर्वेदिक के प्रति लोगों का पिछले 1 साल में नज़रिया बदला है। लोग तुरंत जाते हैं, जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं या काढ़े की रेसिपीज़ जो हैं, या तैयार काढ़ा मिलता है, उसको गर्म पानी में उबाल कर कंज्यूम करते हैं ताकि कोविड से बचा जाए। क्या लगता है कि इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है वो कोविड अफेक्टेड आदमी नहीं हो, बावजूद ये इस प्रकार की जो आयुर्वेदिक दवाएं कंज्यूम करता है उससे कोई विपरीत असर देखने को मिलता है कि अगर कुछ है ही नहीं और आप काढ़ा पिए ही जा रहे हो या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते रहते हो कि ताकि कोविड ना हो या कोविड के अफेक्ट से बचा जाए? ऐसे मामलों में कहीं इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ जाने की कोई गुंजाइश रहती है? यस, डेफिनेटली। सी, मैं ये क्वेश्चन का 1 2 3 फेज में आंसर करूँगा। फर्स्ट यू सेड कि इमीडिएटली आयुर्वेद के पास जाते हैं। सी, दैट इज़ और हमारा एंशंट ट्रीटमेंट है, जैसे चाइनीज़ मेडिसिन है, जैसे हमारा आयुर्वेद है। दैट इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन विच इज़ डेवलप्ड इन आवर कंट्री। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारा हिस्ट्री जैसा रहा उस हिसाब से वो डेवलप नहीं हो पाया है। So right now we are not getting very good results, or we are just in the phase of development. हम आगे ही बढ़ रहे हैं। So Ayurveda definitely should be encouraged. No science should be stopped. सबको मौका देना चाहिए, सब रिसर्च, उनका मेथडोलॉजी, उनका टेस्ट, उनके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के, एंड देन दे शुड कम टू अ कंक्लूजन। सो द सेम थिंग मैं आयुर्वेद के लिए भी कहूँगा कि वो चीज़ उनके साथ भी होनी चाहिए। एवरीथिंग, सारे उनके रिजल्ट्स के साथ हम इवेलुएट करने चाहिए। पेशेंट्स का यूजुअली एक पैटर्न होता है कि कुछ भी तकलीफ हो तो फर्स्ट एक आयुर्वेद ओपिनियन ले ले, आयुर्वेद मेडिसिन्स ले ले। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ऑल्सो हैव साइड इफ़ेक्ट्स। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। एलोपैथिक मेडिसिन्स भी आयुर्वेद से ही, आयुर्वेद के जो रूट्स है या प्लांट्स है, पेनिसिलिन कहाँ से आता है? फंगस से आता है, विच इज़ अ ऑर्गेनिज्म, या रूट बार्क, ट्री बार्क। हमारे कई सारे मेडिसिन है जो तो ट्रीज, प्लांट से, कई सारे नहीं, मोस्ट ऑफ देम। सो एलोपैथी इज डिस्टिलेटेड फॉर्म ऑफ आयुर्वेद, जिसमें जो केमिकल चाहिए, जो मॉलिक्यूल चाहिए, वही हम निकालते हैं। सो आयुर्वेद में भी चीज़ों की साइड इफ़ेक्ट होती है। अगर आप काढ़ा बहुत पिएंगे, काढ़ा में इफ़ इट इज़ वेरी इरिटेंट, एस्ट्रिंजेंट, मतलब जो प्रोटीन को जला देता है, ऐसी चीज़ें होंगे तो आपको पेट में छाले होंगे, डेफिनेटली होंगे। देखा भी गया कि कई सारे इतने सालों तक जो आयुर्वेद मेडिसिन लेते हैं उनमें हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी, मतलब जो लेड है, मैंगनीज है, ये सब मेटल्स उनके बॉडी में हेवी मात्रा में आ जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हार्ट, कई सारे ऑर्गन्स में होती भी है। सो डेफिनेटली येस, मेडिसिन ओवरडोज और रॉन्ग एप्लीकेशंस ऑफ मेडिसिन कैन ऑल्सो हार्म यू। डॉक्टर, इससे लगता है कि बिना प्रिस्क्राइब किए किसी भी प्रकार की दवाई कंज्यूम करना सेहत के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्या ये माना जाए? यस, डेफिनेटली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फ ट्रीट करना, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, सी हेल्थ केयर के ऊपर इतना लोड नहीं आना चाहिए, इसलिए ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं विच शुड बी लिमिटेड टू दोज ओनली। फिर द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो
तो सी हमारे इंडिया में इतने सारे द वे जनरल प्रैक्टिशनर्स है, फिजिशियंस है, सर्जन्स है, देर आर सो मेनी वेज। एक रूट में आपका फर्स्ट फैमिली डॉक्टर को आप कितनी ईजिली मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना आसान नहीं है। सो द बेस्ट थिंग इज़ ऑलवेज आपके डॉक्टर को एक बार मिल लीजिए बिफोर सेल्फ ट्रीटिंग। ऑलवेज टेक एन ओपिनियन, वो आपका कॉस्ट भी कम कर देगा। सी प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर को मिलने से उनकी जो फीस है वो अलग है, बट ही विल कम टू अ डायग्नोसिस जिससे आपको तुरंत आपकी बीमारी क्या है पता चल जाएगी। मेडिसिन जो रेलेवेंट है वही चलेंगी, रादर देन आप मेडिकल स्टोर में जाएं, कोई भी दवा ले लें, ट्राई करें 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेट हो जाए, देन पहुंचे उनके पास। सो डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज, हमें हमेशा कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर मैं आपको थोड़ा सा रुकवाना चाहूंगा। एक મહેસાણા से છગન ભાઈ हमारे साथ जुड़े हैं। जी छगन भाई, તમે તમારો પ્રશ્ન કહી શકો છો, ડોક્ટર આપને જવાબ આપશે। हाँ जी साहब, एसिडिटी हिंदी में बोलूं ना साहब? हिंदी में जवाब તમે ગુજરાતીમાં બી બોલો, વાંધો हाँ નથી। जी हाँ, तो પેલું સાહેબ પેલી એસિડિટી 4-5 વર્ષથી છે, શું કરવું? ઓકે, સો એસિડિટી માટે શું લો છો તમે? બધી જુદી જુદી દવાઓ કરી છે, બધી ડોક્ટરો સાહેબો કહે છે એન્ટાસિડ ને બધું પેલું લેતા હોઈએ છીએ, પણ હજી આમ જોઈએ મળી નથી। સાહેબ ગેસ્ટ્રો ના હોય એટલે મેં કોઈ સાહેબ ને પૂછી લઉં। छगन भाई, अगर आप 4-5 साल से ले रहे हैं मेडिसिन और रिलीफ नहीं है तो अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं वो देखें। अपने ट्रीटिंग फिजिशियन, आपके जो भी डॉक्टर आपको देख रहे हैं उनको मिले, मेडिसिन्स आपने करेक्ट डोसेज लिया है या नहीं है। एसिडिटी ऐसी बीमारी है जो अगर आप टाइम सर दवा ले लें और आपके खाने में ध्यान दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिट जाती है। कोई आगे इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। इंटरवेंशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब एसिडिटी इतना हो, आप दवा लें फिर भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिर दवा डेली बेसिस पे लेना पड़ रहा है, या फिर खाना निगलने में दिक्कत हो, या फिर कोई खून की उल्टी हो, या फिर वज़न कम होना हो। ये सब चीज़ों में आपको आगे इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, जिसका बेसिक टेस्ट होता है एक एंडोस्कोपी। उससे कई सारी जो खतरनाक बीमारियां हैं वो पता चल जाती है। सो मेरी राय आपके लिए यही होगी, जो आपको ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको एक बार मिल लीजिए, अपनी दवाइयाँ एसेस कर लीजिए, और अगर लगता है तो उनके साथ डिस्कस करिए कि हम एक एंडोस्कोपी कर सकते हैं। सर, छगन भाई को ये भी मुझे लगता है कि आवश्यकता होगी कि किस प्रकार के खाने से दूर रहा जाए और किस प्रकार का खाना लेना चाहिए उनको, ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़े नहीं। यस छगन भाई, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी पेशेंट्स को देखता हूँ कि मेडिसिन्स तो ले लेते हैं, टाइम सर मेडिसिन लेते हैं, लेकिन कुछ एक होता है एडिक्शन जिनको स्टॉप करना ज़रूरी है। जैसे अगर मसाला, तम्बाकू ऐसी चीज़ें कुछ खा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, ये मसाला आप मुंह में रखते हैं तो मुंह कितना जलाता है, तो अंदर की तो जो म्यूकोजा होती है, अंदर की जो हाथों की त्वचा होती है वो तो बहुत नरम होती है। तो ये एडिक्शन अगर आप स्टॉप कर दें, अगर है तो स्टॉप कर दो, वो आपको नंबर 1 बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा है आपका डाइट में सिंपल डाइट, मतलब बहुत तीखा तला हुआ चीज़ें ना खाएं, ठीक है। डे टू डे बेसिस पे आप जो फूड बना रहे हैं उसमें एडिशनल मसाले टेस्ट के लिए मत खाइए, उसके न्यूट्रिशन के लिए खाइए। ब्रेकफास्ट में सिंपल आपका पोहा आता है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। चाय भूखे पेट मत लीजिए, खाना टाइम टू टाइम खाइए, हर दिन का एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। 8 बजे ब्रेकफास्ट हो तो डेली 8 बजे हो, ताकि आपके ब्रेन को भी, द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है आपके ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है, तो आपके सिस्टम्स को सब एक मैसेज जाए कि हाँ भाई 8 बजे ब्रेकफास्ट आने वाला है, तो ये बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड। भूखे पेट चाय नहीं पिए। अगला आपका डिनर होगा 12-1 बजे, 5 घंटे आप एम्प्टी स्टमक होंगे, तो बीच में थोड़ा कुछ पेट में जैसे कोई नट्स हो या ऐसा कुछ चीज़ें खा लें। बाहर की चीज़ें मैं जितना कहूँगा अवॉइड करिए, चाहे होटल का हो, चाहे बाहर का आपका स्ट्रीट फूड हो, ये चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए। और अगर आप रिलीजियसली ये चीज़ें अगर अगले 3 महीने तक आप देख लेते हैं ना, ये बीमारी आपको लॉन्ग रन में अपने आप ही मिट जाएगी। તો છગનભાઈ, તમને ડૉક્ટર સાહેબની સલાહ પ્રમાણે વર્તવા માટે પણ તમે એમાં પણ કેર કરશો। ડૉક્ટર, અમારે સાથ ભરૂચ से जुड़े हैं जाकिर भाई। जाकिर भाई, તમે તમારો સવાલ પૂછી શકો છો। हेलो जी
જી જાકીરભાઈ, હા બોલો. તમારો સવાલ શું છે? હા સાહેબ. હલો. તમારો સવાલ શું છે? તમારા ટીવીનું વોલ્યુમ ધીમું કરી દો. હા હલો. જી. મને નથી છાતીમાં પડતર થતી નથી, પેટમાં પડતર થતી પણ છે ને ખાધા પછી પાણી પીને ઉલટી કરવાનું મન થાય છે અને બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને કોન્સ્ટિપેશન થોડું રહે છે. શું છે? ફરીથી કહેશો? ખાધા પછી પાણી પીને ઉલટી કરવાનું મન થયા કરે છે વારે ઘડીએ. ખાધેલો ખોરાક અડધો બહાર નીકળી જાય છે ઉલટીથી. जाकिर भाई ऐसे कब से हो रहा है અડધો आपको? બહાર નીકળી જાય છે અને ખાધા પછી ઉલટી કરવાનું મન થાય છે પાણી પીને. ઓકે. ऐसा कब से हो रहा है? કેટલા ટાઈમથી આવું થાય છે તમને? લાસ્ટ 6 મંથ. લાસ્ટ 6 months. થોડો સાયકિક પ્રોબ્લેમ લાગે છે, સાયકોલોજીકલ. ओके 6 months में દવા कोई બતાવશો દવા? क्या कह रहे हैं आप? दवाई सजेस्ट करेंगे। पहले तो इनका हाँ। ये कॉज बताइए कि ऐसा इनको क्यों हो रहा है कि खाना खाने के बाद पानी पीने के बाद तुरंत वोमिट हो जाती है या वोमिट करने का मन होता है। हाँ यस. देखिए इसको बेसिकली हम कहते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज या गैस्ट्राइटिस या डिस्पेप्सिया। इसमें पेट में सर्टेन हल्की डिस्टरबेंसेस होती हैं जिससे पेट इरिटेट होता है। जब पेट इरिटेट होता है तो उसका बेसिक काम होता है कि जो चीज़ अंदर गई है उसको बाहर निकाल दो, दैट इज वॉमिटिंग, इसलिए खाना निकल जाता है आपका। कई बार एसिडिटी में भी ऐसा होता है, छाती में जलन हो, यहाँ पे आपकी जो अन्न नली है और जठर जो स्टमक है उसके बीच में एक छोटा सा वाल्व होता है जो आगे के रास्ते में तो खाना जाने देता है लेकिन रिवर्स में आने से रोकता है। तो कई बार उस वाल्व में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए आपकी पूरी डिटेल में इवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि आपको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है और ये वाल्व की क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, अगर 6 महीने से कंटिन्यूसली आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सोनोग्राफी कर लीजिए जिसमें पेट में कोई तकलीफ़ है कि नहीं पता चले। फिर अगेन डिस्कस करके कुछ मेडिसिन जैसे एंटासिड्स आते हैं, एंटासिड्स और प्रोकाइनेटिक्स होते हैं, वो आप डॉक्टर को मिलिए, अपने डॉक्टर को मिलिए और उनसे ओपिनियन लेके उनकी ओपिनियन से चालू कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। तीसरा, अगर इससे भी रिलीफ नहीं हो सकता है तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं कि क्या तकलीफ़ है, अंदर कुछ मेजर है कि नहीं है या फिर वाल्व कैसा है। तो दीज आर द स्टेप्स 1 2 3 जिसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं। તો જાકીરભાઈ, તમે તમારા ડૉક્ટરને ફરીથી બતાવી શકો છો તમારી એસિડિટીની જે સમસ્યા છે જે છેલ્લા 6 મહિનાથી છે। સાહેબે કીધું કે એમાં થોડું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું પડે એટલે તમે એ રીતે પણ માનસિક રીતે પણ તૈયાર રહો। डॉक्टर, एसिडिटी की आम तौर पर अमूमन ज़्यादातर लोगों को इस तरह की बीमारियां होती है, क्या परहेज़ करना चाहिए कि एसिडिटी की मात्रा बॉडी में बढ़े नहीं? इसके लिए किस प्रकार की खुराक लेनी चाहिए और क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, खुराक से ज़्यादा मैं तो ये समझ रहा हूँ, मैं जितने पेशेंट्स को देखता हूँ, मुझे एक बेसिक फंडामेंटल इशू लगता है कि ह्यूमन स्ट्रेस। हमारे माइंड को आप जितना स्ट्रेस देते हैं, हमारे पेट के अंदर एसिड निकलता है कोलिनर्जिक रिएक्शन से। ठीक है, दैट इज़ ऑल कनेक्टेड टू द ब्रेन। तो आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसका एक डायरेक्ट वन ऑफ द सिंपल मैनिफेस्टेशन इज एसिडिटी। मतलब पेट में आपको अनकंफर्टेबल फील होना या किसी को जलन होगा, किसी को दुखा होगा, किसी में छाती में होगा, किसी को वॉमिट होगा, तो ये सब कई सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं। सो नंबर 1 मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि स्ट्रेस निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरा है डू सम एक्सरसाइजेस, जो भी हो, आप योग करते हैं तो योग करिए, फिजिकल स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स करिए, इससे आपका माइंड थोड़ा लाइट एंड एक्टिव रहेगा। ठीक है, सो दैट इज देन द थर्ड स्टेप इज आई विल कम टू फूड एंड द फोर्थ इज मेडिसिन। फूड में मैंने जैसे कहा आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं है। गुजराती फूड वैसे भी मैं आई एम हियर सिंस सो मेनी ईयर्स, सो आई नो इतना कोई स्पाइसी फूड नहीं होता है। वैसे ही आपके रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे होते हैं। यू ईट क्वाइट अ बिट ऑफ सॉर्ट ऑफ, आई वुडंट से वेरी स्पाइसी फूड।
स्पाइसी फूड अवॉइड करिए, रेड मिर्च एक्स्ट्रा डालना, मसाले, गरम मसाले, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। खाने को उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए खाइए रादर देन फॉर द टेस्ट। आपका सिंपल पोहा, उपमा, ये सब दीज आर ऑल, साबूदाना खिचड़ी है ना, दीज आर ऑल वेरी फैंटास्टिक फूड, ठीक है, बट होममेड रखिए। इसमें कई बार यही चीज़ आप घर पे खाइए, बाहर खाइए, बहुत फ़र्क है, बिकॉज जो उसमें मसाले डलते हैं कैसे, उनकी क्वालिटी का भी होता है। ऐसा नहीं कि घर पे बनता है तो नहीं होता, क्योंकि घर पे आप हमेशा वेरीफाई करके अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी चेक करके ही खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो फूड में एडिटिव्स है उनका ध्यान रखिए। फूड का फिर दूसरा टाइम टेबल शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टू टाइम फूड होना चाहिए। भूखे पेट बहुत देर रहना नहीं चाहिए, बार बार बहुत खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए, कम से कम आधा 1 घंटा या 2 घंटा तक, उसके बाद ही बेड पे जाइए। सो दीज थिंग्स इफ़ यू फॉलो, वेरी सिंपल, बहुत कुछ, इट इज़ नॉट एनी रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल अपने लाइफ को डिसिप्लिन कर लीजिए तो ये चीज़ें मिटने जैसी चीज़ें हैं। બિલકુલ દર્શક મિત્રો, કોરોના કાળમાં જે રીતે એસિડિટીથી શરૂઆત કરી અને ઇન્ટરનલ પ્રોબ્લેમ થાય છે, પેટના, સ્ટમકના અંદર ચાંદા પડી જવા, જે રીતે તમે પૂછ્યા વગર આયુર્વેદિક દવાઓનો મારો ચલાવો છો કે કોરોના કે કોવિડ-19ના સંક્રમણથી બચી શકાશે, તો એવું નથી હોતું। ડૉક્ટર જોય અબ્રાહમ આપણી સાથે ઓરિકા ન્યૂઝમાં જોડાયા, આપને માર્ગદર્શન આપ્યું। डॉक्टर जॉय, आपनो आभार ओरिका न्यूज़ में हमसे जुड़ने और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। तो कुल મળીને કોરોના કાળમાં તમારે તમારી સાવચેતી રાખવાની છે। કોઈ એવા પ્રકારનું ફૂડ ન ખાઓ, જંક ફૂડનો મારો ન ચલાવો, તેલ, તળેલા, મસાલાવાળા અને એકદમ તીખા તમતમતા વ્યંજનોને છોડી દેવાનો સમય છે। ટૂંક સમય માટે પણ જો બ્રેક લગાવશો તો તમારી અંદરની જે સિસ્ટમ છે, પાચન ક્રિયા છે, એ સરળ બનશે। કોઈ પ્રકારનું અંદર સંક્રમણ નહીં થાય, પેટમાં ગડબડ નહીં થાય, એસિડિટી નહીં થાય અને અન્નનળી પણ આપની સુવ્યવસ્થિત, સુગ્રથિત રહેશે। એટલે એવું નથી કે તમને કોરોના સંક્રમણ થાય પછી તમારે તકેદારી રાખવાની છે। તકેદારી પહેલાં રાખશો તો કોરોના સંક્રમણના સમયમાં પણ જે તમારે જરૂરી દવાઓ લેવી પડશે, નિયંત્રિત અને નિયમિત ફૂડ લેવાનું થશે, તો એના ઉપર તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકશો। એકવાર સંક્રમિત થયા પછી તમારું શરીર તમારા કંટ્રોલમાં એટલા માટે નહીં રહે। डॉक्टर मैं गलत तो नहीं कह रहा कि दवाई आप कंज्यूम करेंगे, दवाओनो मारो थशे त्यारे तमारी अंदरनी सिस्टम पर वधारे भार पड़शे, भूख नहीं लागे अने घणी बधी समस्याओनुं घर तमारुं शरीर बनी शके छे। माटे तकेदारी राखो, खोराकमां परहेजी राखो, तेल, तीखा, तळेला, मसालावाळा खोराक न लो અને તમારી પાચન ક્રિયા અને જે અંદર ગેસ્ટ્રિક ટ્રબલ જે તમને ઊભી થાય છે તેનાથી બચો, તેવો આશય હતો આજનો ઓરિકા ન્યૂઝમાં ડૉક્ટર તમારે દ્વાર। ફરી મળીશું 2 દિવસ પછી એક નવા તબીબ સાથે આ જ કાર્યક્રમમાં ડૉક્ટર તમારે દ્વારમાં। અત્યારે મને રજા આપશો। જોતા રહો ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત। નમસ્કાર।